नमस्कार। हरियाणा की अहम खबरों में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आश्रुति वोहरा। बुलेटिन का आगाज करेंगे। पंचकुला में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में प्री बजट बैठक हुई है। इस बैठक में सांसदों, कैबिनेट मंत्रियों और विधायकों के साथ अहम चर्चा की गई। आपको बताते चलें कि मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि ये बजट हरियाणा के भविष्य की दिशा तय करेगा। 2026-27 का ये बजट संवेदनशील, दूरदर्शी और समावेशी होगा। बजट से किसानों की आय बढ़ाने, जल संरक्षण और नए उद्योगों पर जोर रहेगा। एआई चैटबॉट के जरिए अब तक 9,000 से ज्यादा बजट जो है वो सुझाव प्राप्त हो चुके हैं। सतलुज यमुना लिंक नहर को लेकर पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्री आज बैठक में आमने सामने आए। ये बैठक सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के तहत आयोजित की गई थी ताकि दोनों राज्यों के बीच वर्षों से लटके इस अहम मुद्दे का समाधान निकाला जा सके। हालांकि आपको बता दें कि इस बैठक के दौरान कोई भी ठोस फैसला नहीं निकला, लेकिन दोनों नेताओं ने सकारात्मक और सौहार्दपूर्ण माहौल में अहम चर्चा की, अहम बातचीत की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यह भी कहा है कि बैठक में दोनों राज्यों के अधिकारी आगे मिलकर समस्या का समाधान जरूर करेंगे और पुराने बुजुर्गों की परंपरा की तरह ही मिलजुल कर निष्पक्ष हल यहाँ पर निकाला जाएगा। आपको बताते चले, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि हरियाणा हमारा कोई विरोधी नहीं है, बल्कि हमारा भाई है और दोनों राज्य मिलकर संरक्षण और जल वितरण के मुद्दों का उचित समाधान निकालने के पक्ष में ही बात कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि नहर निर्माण से पहले जल बंटवारा समझौता होना बेहद जरूरी है। इस बैठक में दोनों राज्यों के अधिकारी अगले चरण में आवश्यक कदम उठाने के लिए भी लगातार तैयारी कर रहे हैं ताकि लंबे समय से अटका ये अहम मुद्दा जल्द सुलझ सके। देखिए, आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं पंजाब के हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय भगवंत मान जी, हमारे इरिगेशन मिनिस्टर श्रुति चौधरी जी और हमारे पंजाब के इरिगेशन मिनिस्टर गोयल साहब और सभी अधिकारी आज उपस्थित थे, क्योंकि ये धरती गुरुओं की धरती रही और हमने ये निर्णय किया है कि आने वाले समय के अंदर हमारे अधिकारी स्तर के ऊपर ये बातचीत होगी। जैसा कि सीएम हरियाणा साहब ने बताया है कि बहुत ही अच्छे माहौल में बातचीत हुई है और ये मुद्दा बहुत देर से चल रहा है, बहुत देर से चल रहा नहीं, लटक रहा कह रहे हैं सकते हैं। गुरुओं की वाणी हमें मार्गदर्शन कर रही है। हम भाई कन्हैया जी के वारिस हैं, जिन्होंने युद्ध में दुश्मनों को भी पानी पिलाया था। हरियाणा दुश्मन थोड़ी है हमारा, ये तो भाई है ना। हरियाणा दुश्मन तो नहीं है ना हमारा। तो पानी का जहाँ तक मसला है, ये पूरी दुनिया का ही मसला बनने वाला है आने वाले दिनों में। देखिए, एक बूंद एक क्यूसेक है ना, एक MAF है ना, मिलियन एकड़ फीट पानी को मापने के तरीके हैं। लेकिन मैंने आपको कहा कि इतने अच्छे माहौल में बातचीत हुई है, दोनों ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ये ना लगे कि मैं कुछ बोल के चला गया, ये कुछ और बोल के चले गए, मामला फिर वही रहा। इसीलिए आज दोनों इरिगेशन मिनिस्टर, दोनों मुख्यमंत्री आपके साथ हैं और मैं आपसे सबसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, आपको कोई ऐसी ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं मिलेगी। इनेलो सुप्रीमो अभय सिंह चौटाला ने सतलुज यमुना लिंक नहर पर हुई बैठक पर अपनी अहम प्रतिक्रिया दी। उन्होंने ये भी कहा कि बैठक का मकसद नहर निर्माण को पंजाब चुनाव तक टालना है। चौटाला ने बीजेपी और आम आदमी पार्टी पर हरियाणा के पक्ष को कमजोर करने का आरोप लगाया। उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की प्री बजट बैठक को समय की बर्बादी करार दिया।
तो वहीं आपको जानकारी दे दें कि चंडीगढ़ पर हरियाणा के हक को लेकर उन्होंने अपना कड़ा रुख रखा है और कड़ा रुख अपनाने की बात भी कही है। इनेलो का ये कहना है कि केवल उनकी पार्टी ही नहर निर्माण और हरियाणा के पानी का समाधान कर सकती है। पहली बार नहीं हुई चीफ मिनिस्टर्स की, कई बार होगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ये मीटिंगें होती है, ये तो मीटिंग करना भी नहीं चाहते। अगर अधिकारियों के लेवल पे इसका समाधान होता तो फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाता। फिर सुप्रीम कोर्ट चीफ मिनिस्टर को मीटिंग करने की कहने की बजाय सेक्रेटरीज की मीटिंग होती है। उस लेवल पे लिंगर ऑन करने की बात है। जब तक पंजाब के चुनाव नहीं हो जाते तब तक मैं समझता हूं कि एसवाईएल के ऊपर कोई फैसला नहीं होगा। हरियाणा के ऊर्जा परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने पंचकुला में आयोजित प्री बजट कंसल्टेशन बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए राज्य सरकार द्वारा बजट से पूर्व सभी हितधारकों से सुझाव आमंत्रित करने को की जो परंपरा है उसको लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा बताया है। उन्होंने प्रस्तावित किया कि प्रदेश के सभी सरकारी भवनों, स्कूलों, कॉलेज और गौशालाओं की छतों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे, जिससे स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा भी मिलेगा और बिजली की लागत में भी खासा कमी आएगी। इसके अलावा आपको जानकारी दे दें, इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर रियायत देने और राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर भी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने का भी सुझाव दिया गया है। बयान देते हैं। अभी कुरुक्षेत्र में आए थे तो उन्होंने एक बयान दिया कि मुगल चले गए, अंग्रेज चले गए और बीजेपी भी चली जाएगी। भाई, अंग्रेज और मुगल तो विदेशी थे, हम तो इस देश की पार्टी हैं। हम तो इस धरती से हमारा जन्म हुआ है। हम देश की संस्कृति, देश के विचार लेके आगे चल रहे हैं। हम क्यों जाएंगे? जाएगी अगर तो कांग्रेस भी जाएगी, क्योंकि कांग्रेस भी का जन्म भी एक विदेशी ने किया। ए.ओ. ह्यूम ने 1885 में ये कांग्रेस जमात बनाई थी अंग्रेजों के साथ तालमेल करने के लिए। तो इसलिए अगर ये सिद्धांत है कि विदेशी पार्टियां चलेंगी, हम तो देशी हैं, हम तो यहीं रहेंगे, आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। यमुनानगर में मौसम ने अचानक करवट ले ली है, जिससे जिले के कई इलाकों में तेज बारिश और ओलावृष्टि हुई है, जिससे आम लोगों का जनजीवन प्रभावित हो चुका है। आसमान से गिरे सफेद ओले सड़कों और खेतों को चादर की तरह ढक गए। कई स्थानों पर सड़कें बर्फ जैसी भी दिखने लगीं। बारिश के बाद तापमान में भारी गिरावट भी आई है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में हल्की से मध्यम बारिश और ओलावृष्टि की संभावनाएं लगातार बनी रह सकती हैं। वहीं साथ ही ठंडी हवाओं से ठंड बढ़ने की भी आशंकाएं जताई गई हैं। आपको बता दें कि सर्दी के बीच तेज बारिश और ओलावृष्टि जो है वो कई इलाकों में देखने को मिली। सड़कों, खेतों पर ओलों की जो चादर है वो एक तरह से बिछ गई। तापमान में भारी गिरावट ओलावृष्टि होने के बाद साफ तौर पर आई है। तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से ओलावृष्टि हुई है। तापमान में भारी गिरावट ओलावृष्टि होने के बाद देखने को मिली है। यमुनानगर में खैर तस्करों ने वन विभाग की टीम पर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया। सूचना पर छछरौली रेंज अधिकारी बलजीत सिंह ने टीम गठित कर कोट बसावा सिंह के पास नाका लगाया। पिकअप चालक ने टीम को कुचलने की कोशिश भी की, लेकिन कर्मचारी बच गए। आपको बता दें, चालक विकास की मौके से ही पकड़ लिया गया, जबकि 3 तस्कर मौके से फरार हो गए। पिकअप से तेजधार गंडासी बरामद भी की गई। 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज भी कर लिया गया है। आपको बताते चलें, वन कर्मचारियों ने जान बचाई। खैर लदी पिकअप जो थी उसे जब्त किया गया। एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। खैर तस्करों ने वन कर्मियों पर
चढ़ाया पिकअप, जिसके बाद जो है ये मामला और संगीन होता नजर आया। आपको बता दें, कूदकर वन कर्मचारियों ने अपनी जान बचाई। गिरफ्तारी भी एक की कर ली गई है। हमारे वन दरोगा श्री मिंटू कुमार को एक गुप्त सूचना मिली कि खोड़ फतेहगढ़ जंगल में कुछ व्यक्ति खैर कटाई कर रहे हैं। तो वो गुप्त सूचना के आधार पर मिंटू कुमार दरोगा खोड़ फतेहगढ़ जंगल में तुरंत गश्त पर गया। तो इन्होंने वहाँ मौके पर जाकर देखा, काफ़ी तलाश की, तो लगभग 8 पेड़ कटे हुए खैर के पाए गए। तो उसके पश्चात वन दरोगा ने आसपास मुलजिमों की तलाश की, परंतु आसपास कोई भी आरोपी नहीं मिला और माल मौके से गायब था। जैसे ही तलाश करने लग रहे थे तो इन्हें गुप्त सूचना मिली कि ये खैर के पेड़ पिकअप गाड़ी महिंद्रा बोलेरो में भरकर और कोट बसावा की तरफ ले जाए जा रहे हैं। अब 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, जांच जारी है। खबर फरीदाबाद से सामने आ रही है। फरीदाबाद के एसडीएम नगर थाना क्षेत्र स्थित पुलिस चौकी में 3 नंबर को, जहां इस दौरान नशे में छुटभैया बदमाशों ने पुलिस और मीडिया को बिका हुआ बताकर पुलिस चौकी में नोट उड़ाए। आपको बता दें कि घटना के दौरान ये बदमाश घंटों तक मौके पर हंगामा करते रहे, लेकिन पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करने या फिर मेडिकल परीक्षण कराने की कोई भी कोशिश नहीं की। तो वहीं सूत्रों से मिली तमाम अहम जानकारियों के अनुसार पुलिस अधिकारी पर दबाव बना हुआ था कि इन बदमाशों को छोड़ दिया जाए। गाड़ी का चालान जो है वो काट कर इम्पाउंड करने पर भी धमकाया जा रहा था, जिसके चलते पुलिस इन छुटभैया बदमाशों के सामने बोनी नजर आई। आपको बताते चले फरीदाबाद से ये खबर है। बदमाशों के आगे बेबस दिखी है पुलिस चौकी में नोट उड़ाए गए, जिसके बाद बदमाशों के आगे पुलिस का बेबस रूप जो है वो सामने आया। आप ही बताओ ना, आप कैसे आए यहाँ? मेरा नाम राहुल है जी। हाँ। मैं बीके हॉस्पिटल पहुँच रहा था, मेरे से ऑफेंस हुआ एक। क्या? कि ऑफेंस ये हुआ कि मेरी गाड़ी में गाने बज रहे थे। गाने बजते हुए मैं बीके हॉस्पिटल में घुसा। चेक करवाओ चलो बीके हॉस्पिटल, हमारा मेडिकल करवाओ 1 मिनट के अंदर। कोई बात नहीं, ठीक है जी। हमारा ऑफेंस ये था कि हम ओनली गाने बज रहे थे गाड़ी के अंदर। गाड़ी के अंदर गाने बजते हुए हमने गाड़ी पार्किंग में लगाई। पार्किंग में लगाने के बाद गाड़ी रोकी। रोकते ही जो प्रशासन था उसने हमारी चेकिंग करनी चालू करी। हमें यहाँ लेके आया गया 3 नंबर चौकी में। ठीक है जी। उसके बाद ना तो हमने लाइसेंस ही प्रोड्यूस कर दिया, हमने आरसी प्रोड्यूस कर दी फोन में, ना उसको ये लीगल मान रहे हैं। ठीक है जी। दोनों चीज हमने प्रोड्यूस कर दी, ना दोनों चीजों को लीगल मान रहे हैं। फिर क्यों लेके जा रहे हैं? हमारी गाड़ी को इम्पाउंड क्यों कर रहे हैं? हम भी काफी देर से आए हुए हैं यहाँ पे, आपके सामने ही खड़े हैं जी। हम भी काफी देर से यहाँ पे खड़े हुए हैं, हम आपको देख रहे हैं, लेकिन आप भी इनके साथ बदतमीजी भी उतारे हुए हैं। बदतमीजी? किस चीज की बदतमीजी हमारे करते हैं? सामने आपने उल्टे मतलब आप तो सवाल ही मत पूछो, बदतमीजी हो जाएगी। आपकी गाड़ी में हम सवाल पूछेंगे? आपकी गाड़ी में सवाल मैं कह रहा हूँ जी, सुनो, गाड़ी के अंदर तो जी अच्छी बताओ, गाड़ी के अंदर तो 100 चीज मिल सकती है। आपकी गाड़ी में शराब हम आपको ये लग रहे हैं? हम आपको तस्कर लग रहे हैं? आप बोलो या नहीं? गाड़ी के अंदर को खाली बोतल पड़ी है, वो खाली बोतल का मतलब क्या है? जाएगा क्या हम पे? हम तो पीते हैं, हम 1-2 पैक तो चलो मार लिए हमने, शाम को मार ले हम, ये सूरज ढलने को टाइम होगा हम ले लेते। पर एक चीज बताओ, अब इस टाइम की क्या बात है? हमारा मेडिकल करवा लो, कहीं ले चलो किसी हॉस्पिटल में। अगर मेडिकल में आ जाती है तो ये सच या हम झूठ? सर, आज 10 अगस्त 26 जनवरी के उपलक्ष्य में सभी जगह चेकिंग चल रही थी। तो हम चेकिंग के दौरान बीके हॉस्पिटल पहुंचे, जहां पर एक गाड़ी बलेनो में वाइट कलर HR 30Z 5152, उस गाड़ी में 3-4 शरारती तत्व बैठे थे। उनसे हमने गाड़ी चेक करी, जो तेज़ स्पीड में गाड़ी चल रही थी। बीके पहुँचे, हमने उनको रोका। रोकने के बाद उनको चेक किया तो उनसे कागज़ मांगे, ना ही तो कागज़ दिखाए उन्होंने कुछ। फरीदाबाद के बीके अस्पताल की मॉर्चरी के पास उस वक्त हड़कंप मच गया जब वहां पर एक कंकाल मिलने की सूचना सामने आई।
कंकाल दिखाई देने के बाद आसपास मौजूद सभी लोगों में दहशत का माहौल बन गया। मौके पर भारी भीड़ भी जुट गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पूरे इलाके को घेर कर जांच की शुरुआत भी की गई। पुलिस ने कंकाल को कब्जे में लिया। उसकी पहचान करने की कोशिश भी जो है वो की गई। ये पता लगाने की प्रक्रिया शुरू भी कर दी गई है कि आखिर ये कंकाल वहां पर पहुंचा कैसे। फिलहाल कंकाल मिलने के कारण स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। पुलिस का ये कहना है कि पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक जांच के बाद ही पूरे मामले का अहम खुलासा हो सकता है। सुबह करीब घंटा भर पहले सीएमओ साहब की तरफ से खबर आई कि इनके जो है ना एक पाइपलाइन की एक दवाई का काम चल रहा है हॉस्पिटल के अंदर से। तो यहाँ जो मज़दूर काम कर रहे थे उन्होंने इसके अंदर एक ये साथ में रूम बना हुआ था, उसके अंदर अपने कोई कस्सी वगैरह या सामान रखना था। तो उन्होंने देखा कि कोई किसी इंसानी जो है ना उसकी हड्डियाँ कंकाल टाइप के अलग अलग हर पार्ट अलग सूखा हुआ पड़ा हुआ था। इन्होंने सीएमओ साहब को खबर दी मज़दूरों ने। सीएमओ साहब ने पुलिस को सूचना दी। हम तुरंत मौके पे आए हैं। आने के बाद में यहाँ घटनास्थल के ऊपर मौके का एक मुआयना किया है। बॉडी के अंदर कुछ भी है ही नहीं। बॉडी बिल्कुल सूख चुकी है और सभी पार्ट्स अलग अलग हैं। फिंगर्स, नाखून, टीथ, जबड़ा, खोपड़ी सब टूटे हुए हैं, सूखे हुए हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि साल भर पुराना कंकाल हो। आगामी कार्रवाई अभी डीडी एंट्री करते हैं और उसके बाद इसकी एक पहचान कराई जाएगी और पुरानी कोई भी एक गुमशुदगी है किसी भी इंसान की उनको तलाश करते हैं कि इतने साल भर 6 महीने पहले कोई ऐसा कोई मामला अगर हुआ है तो। फरीदाबाद में अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद होते नजर आ रहे हैं। ताज़ा मामला संजय कॉलोनी से सामने आया है, जहां कुछ बदमाशों ने एक स्टोर संचालक के साथ बेरहमी से मारपीट की। मारपीट की पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आपको बता दें, जानकारी के अनुसार ये जो मामला है वो फरीदाबाद के मुजेसर थाना क्षेत्र के अंतर्गत संजय कॉलोनी का है। वायरल सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कुछ युवक दुकान के अंदर घुसते हैं और स्टोर संचालक के साथ पहले हाथापाई करते हैं और फिर जमकर मारपीट करते हैं। बाईस फुट रोड पर दुकान है महेंद्र का, मेडिकल स्टोर है। उसका पड़ोसी रवि है, महेंद्र का किराएदार था पहले और उसने उसको खाली करा दिया। अब रवि महेंद्र के सामने रहता था मेडिकल स्टोर पे। इसी बात पे इन दोनों में आपस में तनाव था और इनका झगड़ा हो गया, जिसकी शिकायत महेंद्र ने दी। सर, दुकान के अंदर घुसकर मारपीट हो रही है, इस तरह का वीडियो वायरल हो रहा है, क्या कार्रवाई की जाएगी? पुलिस ने दोनों पक्षों को बुलाया था, जिसकी जांच चल रही है, जिसमें आज महेंद्र नहीं आ पाया। अगर आएगा तस्दीक के बाद जो भी कार्रवाई कानूनी बनाएगी वो कार्रवाई करता है। सर, मेरा ये मामला था एक्चुअली क्या ना, मैंने अपनी दुकान से आगे, मेरा मेडिकल स्टोर है पहले तो ये मेरे का खुदा निजी मेडिकल स्टोर है और इससे आगे ना एक अमरना आई है, उसके सामने मैंने एक शॉप ली है। अभी ली है मैंने 1-1.5 महीने पहले ली है, जिसमें ये कॉस्मेटिक वाला किराए पर रहता था काफ़ी टाइम पहले। ना तो दुकान को बिकने दे रहा था, कोई भी जाता था कहता था कि उसके मालिक का भी यही कहना था कि ये बिकाऊ नहीं है या वो भी है कि नहीं, जिसकी रिकॉर्डिंग बाकायदा मेरे पास है कि ना बिकने दे रहा, कि ना मतलब ये है कि कोई कस्टमर मतलब कोई भी जाता था खरीदने के लिए। मैंने किसी मालिक के थ्रू उस दुकान को ख़रीद लिया। उस मालिक का पता निकाल कर मैंने वो दुकान ख़रीद ली। ख़रीदने के बाद मैंने भाई मालिक ने इसको खाली करवा दिया। नारनौल में आज सुबह तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई। ओलावृष्टि के चलते किसानों की फसलों को खासा नुकसान होने की भी आशंकाएं जताई जा रही हैं। शहर के साथ साथ आसपास के कई गांवों में भी ओले गिरे, जिसके बाद क्षेत्र में बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। इस बार सर्दियों में पर्याप्त बारिश न होने के कारण सूखी सर्दी पड़ रही थी, जिससे पाले के कारण किसानों की फसलों को भी खासा नुकसान हुआ था। 23 जनवरी को इस सीजन की पहली बारिश से फसलों को कुछ राहत मिली थी, लेकिन फिर ओलावृष्टि ने किसानों की चिंताएं और बढ़ा दी।
रादौर की शास्त्री कॉलोनी में किराए के मकान में रह रहे एक प्रवासी श्रमिक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मकान की सीढ़ियों पर पड़ा हुआ मिला। सूचना मिलते ही रादौर पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में ले लिया गया। जांच भी आखिरकार शुरू कर दी गई है। मृतक की पहचान मोहम्मद जमशेद अली निवासी बिहार के रूप में हुई है, जो कुछ दिन पहले ही रादौर में एक फैक्ट्री में काम करने आया था। जांच अधिकारी संदीप कुमार ने इस बात की जानकारी दी है कि पड़ोसियों के अनुसार मृतक रात के समय शराब के नशे में सीढ़ियों पर ही सो गया होगा। आपको बताते चलें, प्रथम दृष्टया मौत का कारण जो है वो ठंड लगना माना जा रहा है। हालांकि वास्तविक कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही इसका खुलासा हो सकेगा। बस अभी एक सूचना प्राप्त हुई थी, एक डेड बॉडी पड़ी है शास्त्री कॉलोनी में। तो जो यहाँ हम मौके पर पहुंचे हैं, एक बंदा उसका पड़ोसी मिला है, जानकार है जिसका वो, ये मरने वाले का नाम जमशेद अली है, जो बिहार का रहने वाला है। ये बता रहे हैं कि रात ये पैड़ियों पर बैठा हुआ दारू दूरू पी के और ठंड लगने के कारण ऐसे हुआ है। अभी वो तो प्राथमिक दृष्टि लग रही है, जैसे हाँ, वो बाकी पोस्टमार्टम कराया जाएगा, उसके बाद जैसी भी रिपोर्ट आएगी। कहाँ काम करता था, कुछ पता लगा? ये अभी यही फैक्ट्री में काम करने के लिए था, अभी करना शुरू किया था इसने, 3-4 दिन हुए अभी आज। हाँ जी, 3-4 दिन। बस अभी इसका पोस्टमार्टम कराएंगे। नारनौल के समीप जौरासी धाम में आयोजित 151 कुंडीय सहस्त्र चंडी महायज्ञ एवं श्रीराम कथा के दौरान उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह कार्यक्रम में पहुंचे। उन्होंने आयोजन को भव्य व सफल बताते हुए आयोजक मंडल को बधाई दी। श्रीराम कथा में जगतगुरु स्वामी श्री राम भद्राचार्य जी ने भगवान राम जन्म का भावपूर्ण वर्णन किया, जिसे सुनकर हजारों श्रद्धालु भाव विभोर हो गए। आपको बताते चले, मंत्री राव नरबीर सिंह ने इसे कुंभ जैसा दिव्य अनुभव बताया। कार्यक्रम में विधायक ओम प्रकाश यादव व पूर्व मंत्री डॉक्टर अभय सिंह यादव ने भी राम कथा को समाज को दिशा देने वाला भी बताया है। देखिए, ये शुद्ध रूप से राम कथा का प्रवचन हो रहा है यहाँ, और ये इलाके का सौभाग्य है कि हमारे क्षेत्र के अंदर इस जगह को चुना गया। ये भी मैं भगवान की कृपा मानता हूँ कि हमारे लोग यहीं इस कथा को सुन करके लाभान्वित होंगे। ये इलाके का सौभाग्य मानते हैं। और कुछ लोग, हर कोई भी अच्छा कार्य हो उसके अंदर कोई ना कोई अपवाद हुआ करता है, उड़ाने की कोशिश करते हैं कि भाई ये राजनीति से प्रेरित है, राजनीति करना चाहते हैं, राजनीति मानना चाहते हैं। तो ऐसा मुझे नहीं लगता कोई बात। विनीत जी जो आयोजक है वो इस क्षेत्र से संबंध नहीं रखते, इस क्षेत्र के रहने वाले नहीं हैं, तो वो राजनीति करनी होती तो वो अपने क्षेत्र जहाँ उनका हल्का पड़ता है, उनका गांव पड़ता है, उनकी वोट पड़ती है, जहाँ वो रह रहे हैं, वो वहाँ करते इसका। प्रोग्राम ये तो वास्तव में ना एक आस्था का सैलाब है। लोगों दूर दूर से लोग आ रहे हैं और धर्म के बारे में इतना महापर्व जो है ये महेंद्र जिले में मेरी याद में पहली बार हो रहा है। और ये विशुद्ध रूप से धार्मिक आयोजन है, इसमें किसी भी तरह की दूसरी किसी भी बात के बारे में सोचना ही व्यर्थ है। और मैं तो ये कहता हूँ कि जो भी आयोजक हैं इनका हार्दिक धन्यवाद कि इन्होंने इन लोगों को, इतने बड़े बड़े संतों का के चरण यहाँ पड़े, इतने बड़े बड़े लोग आए, संत जो महाराज हैं इनके प्रवचन यहाँ सुनने को मिल रहे हैं, इनके दर्शन होने को मिल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।